हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही सबसे पहले जो आप लोग स्क्रीन पर एक प्यारा से पक्षी देख रहे हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे हम लोग सारस नाम से जानते हैं अथवा क्रौंच नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो आज की हम लोग जो वीडियो अपनी देखने वाले हैं, ये वीडियो आपकी मेनली आपकी डिपेंड होने वाली है जीके और जीएस के वेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपके सामने बहुत जल्दी ही आपकी आरपीएफ वैकेंसी रेलवे की और इसी के साथ ही साथ आपकी आरआरबी एनटीपीसी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आदि आने की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सब में क्या है कि आपका जीके और जीएस के थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग, और देखेंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस को हम लोगों को सही जवाब पता है, और अगर ऐसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम हॉल में मिल जाए तो हम लोग कितने उसमें से सही कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके शासनकाल में हुई। ऑप्शन नंबर पहला करा एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर दूसरा करा जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका नीलम संजीव रेड्डी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपकी ज्ञानी जैल सिंह। इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके शासनकाल में हुई, यानी उनके टाइम पीरियड में ही वो जब एज आ राष्ट्रपति थे, एक राष्ट्रपति के रूप में वो काम कर रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, अगर बात किया जाए भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब की, देखिए यहाँ पर दो राष्ट्रपति के नाम आप याद रखिएगा। एक तो आपके तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, और पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं आपके फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। ये दो राष्ट्रपति आपके दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तीसरे और पाँचवें नंबर के। लेकिन इनके साथ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इनकी जो दोनों लोगों की मृत्यु होती है यह इनके अपने शासनकाल में ही हो जाती है। जिसमें से जाकिर हुसैन साहब की बात किया जाती है 2 साल तक राष्ट्रपति रह पाए थे, और वहीं अगर फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात किया जाए तो ये 3 साल राष्ट्रपति के रूप में सेवा अपनी दे पाए थे। तो अगर यहाँ पे सही जवाब की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, जो कि जाकिर हुसैन के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो जाकिर हुसैन थे, और जाकिर हुसैन जी के साथ ही साथ आपके पाँचवें राष्ट्रपति जिनका नाम फ़खरुद्दीन अली अहमद था, दोनों लोगों की मृत्यु इनके शासनकाल में ही हो गई थी। अगर ऑप्शन नंबर तीसरे की बात किया जाए नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी अब तक के मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुनाव लड़े। क्या हुआ, ये निर्विरोध चुने गए। कौन थे वो? आपके नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले आपके राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलते हैं। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका अनुच्छेद 44, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा अनुच्छेद 48। तो इसमें से किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन जो आपका है कई बार ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका सेम टू सेम यही आपका मिलता है। यूपी पीसीएस में कई बार ये देखने को क्वेश्चन आपका मिल चुका है, यूपी पीएससी में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, यह आपको बताना है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, अगर अनुच्छेद 40 की बात किया जाए तो इसमें लिखा है आपके ग्राम पंचायतों का गठन है। अगर बात करें अनुच्छेद 46 की, तो यह आपके एसटी एससी से संबंधित हो जाता है। उनके विषय में आपको विशेष सुविधा देखने को मिलती है एससी एसटी के बारे में। अनुच्छेद 48 जो है यह कहता है गोवंशी जो पशु हैं इनकी हत्या को जो है रोकता है। और जो आपका बचा हुआ है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि अनुच्छेद 44, यह नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करने वाला आपका अनुच्छेद बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि अनुच्छेद 44 जो है यह एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है नागरिकों के लिए। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपके आर.के. षणमुखम शेट्टी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका बलदेव सिंह। तो इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे, यानी कि आपको 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय श्रम मंत्री कौन बनाए गए थे, यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपका। तो देखिए, अगर इसमें बात किया जाए मौलाना अबुल कलाम की, किसकी? मौलाना अबुल कलाम की अगर बात किया जाए
तो यह आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। कौन? मौलाना साहब जो हैं, मौलाना अबुल कलाम जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आर के षणमुखम शेट्टी जी की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। आपके किस रूप में? वित्त मंत्रालय इनके पास रहता है, आर के षणमुखम शेट्टी जी के पास। बलदेव सिंह जी की बात किया जाए तो इनके पास रक्षा मंत्रालय रहता है। कौन सा मंत्रालय रहता है भैया? इनके पास रक्षा मंत्रालय रहता है। और बचे कौन? जगजीवन राम जी के पास श्रम मंत्रालय देखने को मिलता है। या यूँ कहें कि जो स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे वह जगजीवन राम थे। कौन थे वो? बाबू जगजीवन राम जी स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का शानदार सा क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर, आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने ये रहा। क्वेश्चन कर आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपका। कह रहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा सियोल, ऑप्शन नंबर दूसरा करा प्योंगयांग, ऑप्शन नंबर तीसरा करा निकोसिया और ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका तिबलिसी। क्या कह रहा है आपका? तिबलिसी। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही है जो इसकी राजधानी होगी। उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी होगी आपकी? अगर सियोल की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? सियोल की बात किया जाए तो यह आपके साउथ कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल। किसकी हो जाती है? साउथ कोरिया की राजधानी हो जाती है आपकी सियोल। अगर निकोसिया की बात किया जाए तो साइप्रस की राजधानी हो जाती है, साइप्रस की राजधानी हो जाती है आपकी निकोसिया। किसकी? साइप्रस की राजधानी हो जाती है निकोसिया। और जॉर्जिया की राजधानी हो जाती है आपकी तिबलिसी। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बचा, यानी प्योंगयांग आपकी उत्तर कोरिया की सही राजधानी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपके खाते में 1 नंबर और जुड़ता हुआ। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को काटती है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा नील नदी, ऑप्शन नंबर तीसरा कर आपका कांगो नदी, या ऑप्शन नंबर चौथा कर आपके सिनानो नदी। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यह आपको बताना है। यह भी बहुत अच्छा अपने आप में एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके सामने देखने को आज मिल रहा है। आइए अच्छा, ऑप्शन की अगर हम लोग बात किया जाए तो आपका सिनानो नदी है। कौन सी? सिनानो नदी जो है आपकी, यह आपकी जापान की प्रमुख नदी है। कहाँ की? जापान की जो प्रमुख नदी है आपकी सिनानो। कौन सी है? सिनानो नदी आपकी जापान की प्रमुख नदी है। अगर लिम्पोपो की बात किया जाए, किसकी? लिम्पोपो नदी की बात किया जाए तो यह आपके अफ्रीका में देखने को मिलती है। और जो लिम्पोपो नदी है यह आपकी मकर रेखा को काटती है। किस रेखा को? मकर रेखा को काटती है आपकी लिम्पोपो नदी, और वह भी 2 बार काटती है। ठीक है। नील नदी की बात किया जाए तो नील नदी जो आपके मिस्र है, मिस्र को नील नदी का वरदान के नाम से जानते हैं। और जो नील नदी के आपका निर्माण होता है यह आपकी वाइट नील और ब्लू नील के मिल जाने से जो है नील नदी का निर्माण होता है। कांगो की बात किया जाए तो कांगो का ही एक दूसरा नाम देखने को मिलता है जायरी। क्या नाम देखने को मिलता है भैया? जायरी देखने को मिलता है। और ये जो जायरी नदी है ये क्या करती है? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 1 नंबर और आपके खाते में सीधे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपकी लड़ाई होती है पॉइंट से पॉइंट के जो आपके नंबर होते हैं वहाँ तक आपकी लड़ाई होती है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखना और उसके बाद अपनी OMR शीट पर उसका सही जवाब करना, यह क्या होता है कि बहुत ही बारीकी का काम होता है। ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि भारतमाला परियोजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा दूरसंचार क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रेलवे से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा सड़क, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बंदरगाह क्षेत्र। तो सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है यह आपको बताना है। अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की एक सीरीज आप लोग इस समय देख रहे हैं। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो देखो भैया, भारतमाला परियोजना जो है इसके पीछे कहानी क्या है कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा भारतमाला परियोजना आपकी चलाई गई। और इसके जो ये आपकी परियोजना चल रही है यह चल रही है आपकी 2017 और 18 से। कब से चल रही है? 2017 और 18 से आपकी भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है। और कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसके तहत किया क्या जाना है, किस क्षेत्र का विकास करना है,
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी जो हमारे बंदरगाह हैं, इसको क्या करना है, इसको आपस में कनेक्ट करना है जिससे और अधिक मात्रा में इस सुविधा का लाभ उठाया जा सके। तो भारतमाला परियोजना जो संबंधित है आपकी वह बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित हो जाती है। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुंडा जल संधि अलग करती है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है जावा को सुमात्रा से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सखालिन को रूस से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कोरिया को क्यूशू से, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका सिंगापुर को मलेशिया से। तो इसमें सुंडा जल संधि किसको अलग करती है आपको बताना है। तो देखो भैया, अगर ऑप्शन की बात करें, किसकी बात करें, अगर ऑप्शन की बात करें तो सिंगापुर से और मलेशिया को जो अलग करती है वो होती है जोहोर संधि। कौन सी हो जाती है, जोहोर संधि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है जोहोर। ठीक है, जोहोर जल संधि जो है आपकी, यह आपकी सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। कोरिया को क्यूशू से कौन अलग करता है, तो हो जाती है सुशीमा। कौन सी हो जाती है, सुशीमा जल संधि जो आपकी होती है, यह जो अलग करती है आपकी कोरिया को क्यूशू से, सुशीमा जल संधि अलग करती है सुशीमा। अच्छा, क्यूशू क्या है, तो देखो भैया एक देश है जापान। कौन सा देश है, जापान। और जापान के जो प्रमुख द्वीप हैं उनका नाम किस प्रकार है, होकाइडो, क्यूनसू, शिकोकू और एक और उनका क्या नाम है देखिए भूल रहे हैं। तो ये चार आपके चार आपके जो द्वीप हैं यह आपके जो है जापान से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो कोरिया को क्यूशू कौन अलग करता है, ये सुशीमा आपका अलग कर देता है। सखालिन को रूस से कौन अलग करता है, तो यह आपकी तत्तर जल संधि अलग करती है। कौन सी, तत्तर जल संधि आपकी सखालिन को रूस से अलग करती, तत्तर। ठीक, बचा कौन आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी कि जावा को सुमात्रा से जो अलग करता है वह आपकी कौन सी हो जाती है, यह आपकी सुंडा जल संधि कहलाती है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू ये चार आपके द्वीप देखने को मिलते हैं। तो सुंडा जल संधि अलग करती है जावा को सुमात्रा से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हम लोग इसी साथ ही आगे, और आगे कह रहा है ऋग्वेद काल में यह शब्द प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा चना के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा जौ के लिए, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका चावल के लिए। तो ऋग्वेद काल में यह शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, यह आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक, तो देखिए जो आपका ऋग्वेद काल हो जाता है, अगर इसके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो अगर इसको पहले देखते हैं कितने भागों में बांटा गया, तो दो भाग में बांट दिया गया। एक को ऋग्वेद नाम दिया गया और एक को नाम दे दिया गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद की अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपके 1500 BC से लेकर 1000 BC का समय जो आपका है ऋग्वेद कहलाता है, जिसमें आपके वेदों की रचना की गई है। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का जो आपका समय है यह आपका जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आ जाता है। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो आपकी वर्ण व्यवस्था है यह कर्म पर आधारित देखने को मिलती है, और वहीं पर उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या थी कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आपकी निर्धारित हो जाती थी। तो ऋग्वेद काल में यह शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो यह हो जाएगा आपका जौ के लिए। किसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि आपका जो यह शब्द होता था वह जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाहनामा के लेखक हैं, किसके शाहनामा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला कर रहा है उतबी, ऑप्शन नंबर दूसरा कर रहा फिरदौसी, ऑप्शन नंबर तीसरा कर रहा अलबरूनी, या ऑप्शन नंबर चौथा कर रहा आपका बरनी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो शाहनामा के जो लेखक हो जाएंगे वो आपको बताना है। अगर उतबी भाईजान की बात किया जाए, किसकी, उतबी भाईजान की बात किया जाए, तो उतबी भाईजान जो होते हैं ये लिखते हैं कौन सी एक इनकी जो बुक प्रसिद्ध हो जाती है किताब उल यामिनी, या इसी को तारीख यामिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, किताब उल यामिनी। कौन सी, किताब उल यामिनी के नाम से जो है ये अपनी एक रचना लिखते हैं। अलबरूनी भाई साहब की बात किया जाए तो किताब उल हिंद। कौन सी, किताब उल हिंद कौन लिखता है, अलबरूनी लिखते हैं किताब उल हिंद। और बरनी भाई साहब की बात किया जाए तारीख ए फिरोज शाही, क्या लिखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही लिखते हैं बरनी भाई साहब। फिरोज शाही कौन लिखता है, बरनी लिखते हैं। तो बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा बचा फिरदौसी। तो शाहनामा के लेखक जो हो जाएंगे भैया वो हो जाएंगे आपके फिरदौसी। कौन हो जाएंगे,
फिरदौसी हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या था। ऑप्शन नंबर पहला करा कमल और रोटी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बाज, ऑप्शन नंबर तीसरा करा रूमाल, या ऑप्शन नंबर चौथा करा दो तलवारें। तो 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी इसका प्रतीक क्या था यह आपको बताना है। तो देखिए होता क्या था 1857 के प्रतीक के संदर्भ में कि जो एक छोटी सी कहानी आती वो इस प्रकार थी कि जो इसके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उस समय के जो है विद्रोही सिपाही थे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और जो ये लोग प्रतीक के रूप में अपनाए थे वह आपका कमल और रोटी के रूप में, ये एक मान्यता प्राप्त इनका चिन्ह था। किस चिन्ह का लोग प्रयोग करते थे, तो कमल और रोटी इन्होंने जो है प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वह कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि हरिजन पत्र के प्रारंभकर्ता या संपादक थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, खोल दो। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा गोखले, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा नौरोबी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका गांधी, महात्मा गांधी। तो बताना कि हाँ ये वाला हरिजन पत्र के प्रारंभकर्ता थे या संपादक थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा महात्मा गांधी। तो देखिए जो हरिजन पत्रिका थी आपकी, जो हरिजन था आपका पत्र, यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या करा आपके, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करा 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर दूसरा करा आपका 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा आपका 5 जून, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो अगर 7 अगस्त की बात करें, किसकी, 7 अगस्त की हम लोग बात करें, तो 7 अगस्त को आपका जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, और इसी के साथ साथ आपका जो है हथकरघा दिवस आपका जो मनाया जाता है 7 अगस्त को। 5 अक्टूबर की बात किया जाए, 5 अक्टूबर को आपका डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है, और 11 जुलाई की बात करें तो जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात किया जाए तो यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति हम सभी को सतर्क करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह विशेष दिवस आपका मनाया जाता है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला करा भावनगर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा रांची, ऑप्शन नंबर तीसरा करा लखनऊ, या ऑप्शन नंबर चौथा करा अविका नगर। तो देखिए जो इसका नाम है वह है भारतीय लाह शोध संस्थान। क्या है, भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ स्थित है। लाह शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर बनने वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी झारखंड की राजधानी आपकी रांची हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, झारखंड की राजधानी रांची। अब भावनगर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आपको अनुसंधान संस्थान देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय नमक व रसायन अनुसंधान संस्थान आपका भावनगर में देखने को मिलता है। लखनऊ की बात किया जाए तो ढेर सारे अनुसंधान संस्थान आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलते हैं। लखनऊ जिसको हम लोग नवाबों के नगरी के नाम से जानते हैं, आपके गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक प्यारा सा शहर है। अगर इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से आपके यहाँ पर जो है शोध संस्थान देखने को मिलेगा लखनऊ में, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय औषधि शोध संस्थान हो जाएगा, केंद्रीय विश्व शोध संस्थान आदि आपको लखनऊ के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अविका नगर की बात किया जाए तो आपका जो है राजस्थान के अंतर्गत अविका नगर है। यहाँ पर जो है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान देखने को मिलता है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान आपका राजस्थान के अविका नगर में देखने को मिलता है। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वह कह रहा है कि लेंस की क्षमता मापते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा लैक्टोमीटर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा थर्मामीटर। ठीक, तो देखिए भैया लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं यह आपको बताना है। और पहला ऑप्शन करा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है, तो जो आपकी किडनी होती है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो हम लोग नेफ्रॉन में मापते हैं। बैरोमीटर की बात किया जाए तो आपके वायुदाब का मापन करता है बैरोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की जो है शुद्धता मापने के काम में आता है लैक्टोमीटर। और थर्मामीटर की बात किया जाए, किसकी, थर्मामीटर की बात किया जाए तो थर्मामीटर जैसे क्या होता है कि एक तापमापी होता है, जो हम सभी जैसे बुखार आ जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि थर्मामीटर लगाते हैं।
थर्मामीटर के जरिए पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कितना बुखार है और उसी के हिसाब से डॉक्टर साहब सिरिंज भरते हैं और लगा देते हैं सुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो सही विकल्प था वह हो गया है गायब। तो लेंस की जो क्षमता मापते हैं वह मापते हैं डायोप्टर में। किस में मापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो आपकी नापते हैं किस में नापते हैं भैया? डायोप्टर में नापते हैं। यह ऑप्शन जो आपके क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आज का? कह रहा है कि वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर पहला करा अमित शाह, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अश्विन वैष्णव, ऑप्शन नंबर तीसरा करा राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर चौथा करा नितिन गडकरी। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा आपका अमित शाह, ऑप्शन नंबर दूसरा करा अश्विन वैष्णव, ऑप्शन नंबर तीसरा करा आपका राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका नितिन गडकरी साहब। तो देखिए, अगर अमित शाह की बात करें, किसकी? अमित शाह जी की बात करें, तो केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं अमित शाह। राजनाथ सिंह जी की बात किया जाए तो केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। और अगर नितिन गडकरी जी की बात किया जाए तो आपके सड़क राजमार्ग मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर रेल मंत्री की बात करें तो अश्विन वैष्णव जी हैं। इस तरह से आज के हम लोग अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत भी पसंद आई होगी। और यह जो मैं रात में आपके लिए एक 12 बजे बज रहा है इस समय, और 12 बजे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे सब आप सभी बहुत ही पसंद करेंगे। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।